जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो आइए हम पद्य साहित्य की श्रृंखला में आज पढ़ेंगे जागरण सुधार काल बच्चों। ये भारतेंदु को हमने पढ़ लिया है। देखिए, पिछले क्लास में हमने आधुनिक काल में हमने भारतेंदु पुनर्जागरण काल या भारतेंदु को हमने समझ लिया। उनसे संबंधित जो लेखक थे भारतेंदु मंडल के, उनको भी जाना, उनकी रचनाओं को भी हमने पढ़ लिया है। अब आइए बच्चों, ये जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग को पढ़ा जाए। एक एक युग को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित 5 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, 5 क्वेश्चन। और ये थ्योरी आप पढ़ लेंगे और क्वेश्चन आंसर हल कर लेंगे तो वो 5 क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे। बस आपको रिवीजन मात्र करते रहना है। तो देखिए बच्चों, जागरण सुधार काल को हम समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए बच्चों, जागरण सुधार काल को आज हम समझ लेते हैं। 1900 से 1918 तक ये चलता है। 1850 से 1900 तक आपका भारतेंदु युग चलता है बच्चों। और 1900 से 1918 या 1920 थोड़ा सा आगे पीछे जो 2-4 साल ऐसे दिए रहेंगे आपके परीक्षा में अगर पूछ लिए तो अब पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते हुए हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर सन 1903 ईस्वी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से बनेंगी क्वेश्चन। सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया। इसका मतलब कि इसके पहले कोई और थे। इन्होंने 1903 में पदभार को ग्रहण किया। किसका? सरस्वती पत्रिका का। इसके पहले बच्चों डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसकी स्थापना की थी और इसके पत्रिका के संस्थापक यही थे, सरस्वती पत्रिका के। लेकिन 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसका कार्यभार मिला। अब देखिए बच्चों, अपने प्रयासों से इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य का संपूर्ण विधान परिवर्तित कर दिया। अपनी कठिन प्रयासों से, लगन से इसके क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा कार्य किया और हिंदी भाषा और जो साहित्य का था उसमें जो संपूर्ण विधियां थी, सिस्टम थे, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया। और इस कार्य में बच्चों खड़ी बोली का परिष्कार किया गया। क्या? खड़ी बोली का परिष्कार किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर साहित्य में जीवन के सभी विषयों को शामिल किया गया है और हिंदी साहित्य के क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट विशेषता बच्चों, भाषा, छंद एवं अन्य साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्ति प्रदान कर दी गई है। आप चीजों को समझिए बच्चों, ये गद्य साहित्य की बातों से बढ़ रहे हैं आगे। क्या है? जहाँ पर भाषा मतलब छंद, दोहा, सोठा, रोला, तुक, लय, ये जो कविता में होता है, वो कह रहे हैं कि अन्य साहित्यिक रूढ़ियों से ये कौन सा काल है? द्विवेदी युग मुक्त हो गई थी। और व्याकरण सम्मत करने के लिए अनेक कार्य किए, अर्थात जो भाषा थी वो व्याकरणिक किया गया, क्योंकि हमारी भाषा शुद्ध रूप से कैसे बोली जाती? व्याकरण के माध्यम से। कहाँ क्या चीज प्रयोग करना, ये हम व्याकरण में ही सीखते हैं। तो वही यहाँ पर इन्होंने व्याकरण सम्मत करने का पूरा प्रयास किया, कार्य किया। द्विवेदी युग की बात चल रही है बच्चों। अब देखिए, इस काल में मैथिली शरण गुप्त की किसान और सियाराम शरण गुप्त की अनाथ मानवतावादी दृष्टिकोण की कविताएं हैं। किसान कविता किसकी है बच्चों? तो मैथिली शरण गुप्त की। और अनाथ कविता तो सियाराम शरण की है। अनाथों के नाथ कौन होते हैं? सियाराम जी होते हैं, ऐसे याद करिए। अनाथों के नाथ सियाराम जी। और मैथिली शरण गुप्त क्या है? किसान, ऐसे याद करिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, इस युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं ये मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी युग के। अब देखिए बच्चों, गुप्त जी प्रमुख रचनाएं, गुप्त जी जो हैं अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये साकेत हैं, यशोधरा है, पंचवटी है, जयद्रथ, ये सब मोस्ट है, इंपॉर्टेंट समझिए बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ, ये सब मैथिली शरण गुप्त की क्या है बच्चों? रचनाएं हैं। अब देख लेते हैं परंपरावादी जो रचनाकार हैं। तो ये जगन्नाथ अर्थात जो परंपरा पर ही चलते गए उनकी बात कर रहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक और गंगा अवतरण इनका है बच्चों। और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास और सिद्धराज, ये दोनों परंपरागत जो परंपरावादी रचनाकार थे उनकी थी बच्चों। अब प्रमुख विशेषताएं भी हम इसके और पढ़ लेते हैं।
क्या क्या विशेषताएं हैं। ये देखिए, इतिवृत्तात्मक है, ये द्विवेदी, उपदेशात्मकता है इनकी भाषा, इनकी कहानी, इनकी कविता में। गदाभास देने मतलब गद आभास देने वाली काव्य शैली है इनकी, मतलब कविता में गद्य आभास, अर्थात जो इनके पद हैं उनमें गद्य का आभास हो रहा है, अर्थात कुछ जो कविता हैं उनमें क्या है, जो जैसे तुक हो गया, लय हो गया, छंद, दोहा, ये सबसे मुक्त दिखाया गया है, करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको नोट कीजिए कि जो द्विवेदी युग है बच्चों, उनकी जो युग है द्विवेदी युग, ये किसके नाम पर रखा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को रख देंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, लेकिन जो द्विवेदी युग की शुरुआत है बच्चों, ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ है। और आप याद कैसे करेंगे, जो महावीर होगा उसी के तो नाम पे कोई युग का नाम रखा जाएगा, मतलब जो महावीर हो उसी के नाम पर द्विवेदी युग की शुरुआत हुई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सरस्वती पत्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट, हमने अभी जिक्र किया। काव्य मंजूषा, कविता कलम, सुमन, ये सब द्विवेदी क्या कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या है, रचनाएं हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, सरस्वती पत्रिका को याद कीजिएगा बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1864 और मृत्यु बच्चों 1938 में हुई थी। अब हरिऔध जी की कुछ क्या कहते हैं, ये इनकी रचनाओं को याद करने बच्चों। अब हम ये जो रचनाएं हैं, हरिऔध जी की रचनाएं हो गई, या और जितने कई सारे रचनाएं हैं, याद तो आपको लिखना तो आपको एक ही दो रहेगा। मान लीजिए जीवन परिचय आ गया तो भी रचना लिखना है तो 2-3 लिख देंगे, हो गया, लेकिन आपको याद तो सब करने रहेंगे। जब मैक्सिमम याद रहेगा तभी तो आप 2-3-4 लगभग लिख पाएंगे। तो बच्चों, हम इन सारी जो जितने भी दिए हुए हैं इनको हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, एक अलग क्लास देंगे इसमें। और जितनी सारी रचनाएं हैं, लेखक हैं, लगभग मैक्सिमम 1 से 2 क्लासेज में हम इसको प्रोवाइड करेंगे, वो भी क्या कहते हैं, ट्रिक के माध्यम से। और जैसे आपके जो अलग अलग काल के, जैसे द्विवेदी युग के कवि हैं, आधुनिक भारतीय युग के कवि हैं, इन सब कवियों को भी हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे बच्चों। तो आपका परीक्षा में एकदम आसान हो जाएगा, परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए, पहले तो थोड़ा बहुत अब यहाँ से पढ़ भी लेते हैं, कुछ आसान चीजें होंगी तो ऐसे ही पढ़ने से ही याद हो जाएंगी। हरिऔध जी का नाम आएगा तो देखिए, कृष्ण शतक, कबीर कुंडल इन्होंने लिखा है, प्रेम प्रपंच भी इन्होंने लिखा है। थोड़ा सा फिर से लिखते हैं बच्चों, थोड़ा सा ये देखिए, इनको ऐसे हाईलाइट करते हुए आपको समझाते चल रहे हैं। ये देखिए, प्रेम प्रपंच हरिऔध जी का है, प्रेमाम्बु परवाह, प्रेमाम्बु वारिध, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेम पुष्पहार, काव्योपवन, प्रिय प्रवास, और ये देखिए ऋतु मुकुर, पद प्रमोद, ये सब चोखे चौपदे याद कर लीजिए बच्चों। हरिऔध, कल्पलता, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये याद कर लीजिए, याद भी रहेगा। कल्पलता, वैदेही वनवास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में भी दिया है। अनुताप याद कीजिए, कैकेयी का अनुताप। ये देखिए बच्चों, पारिजात, मर्म स्पर्श, दिव्य दोहावली, हरिऔध सत्सई और श्री कृष्ण शतक, ये सब थोड़ा थोड़ा करके, जहां तक प्रेमाम्बु, प्रेम, ऐसा कहीं आ जाएगा बच्चों तो समझ लीजिए कि आपके हरिऔध जी का ही है। अब मैथिली शरण गुप्त की आगे बढ़ते हैं। इनका देखिए बच्चों, जयद्रथ वध बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग विभंग, जयद्रथ वध, ये सब याद करने वाली चीजें, याद करके रखिए। तिलोत्तमा, चंद्रहास, किसान, अभी हमने जिक्र किया है, किसान, बैतालिक, पत्रावली, शकुंतला, पंचवटी, ये सब बच्चों किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है। स्वदेश संगीत 1925 में आई, हिंदू 1925 में आई, तीर पथगा, वक संहार, वन वैभव, सैरंध्री 1927 में, मेघनाथ वध 1927 में, वीरांगना 1927 में ही आई, शक्ति, विकट भट्ट, गुरुकुल, झनकार, साकेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट साकेत, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है। उच्छ्वास, सिद्धराज, द्वापर, मंगल घट, नहुस, नहुस बच्चों ये प्रथम नाटक है, पर ये मैथिली शरण गुप्त का ये नाटक नहीं है। नहुस प्रथम नाटक है, किसका, गोपाल जी का है, वो क्या कहते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जो पिताजी हैं
कहानी, नाटक और कहानी की शुरुआत वहीं से होती है ना बच्चों, भारतेंदु से। तो ये पहला क्या कहते हैं नाटक है आपका ये नहुस, और इन्होंने भी नहुस लिखा है 1940 में। कुणाल गीत, अर्जन विसर्जन, विश्व वेदना, काबा और करबला, इसी प्रकार से इतने सारे हैं, पर आपको 4 से 6 याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। राजा प्रजा, जय भारत, विष्णु प्रिया, पृथ्वी पुत्र, देखिए हिडिंबा, अंजलि और अर्घ, ये देखिए स्वास्थ्य और संकेत, राष्ट्रवादी। अब देखिए बच्चों राय देवी प्रसाद पूर्ण के तरफ आते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या क्या लिखे हैं। स्वदेश कुंडल इन्होंने लिखा है। अभी देखिएगा ये देखिए ये क्या लिखे हैं, कबीर कुंडल, हरियोध जी। और इन्होंने क्या लिख दिया, कौन, ये देखिए राय देवी ने लिखा है स्वदेश कुंडल। मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, इन्होंने इतनी सारी रचनाओं को लिखा। रामचरित उपाध्याय को देखते हैं बच्चों, राष्ट्रवादी, ये सब द्विवेदी युग के कवि हैं। ये इंपॉर्टेंट है चीजें याद करने का। पूछ लेगा कि कौन निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं, इसका मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक ही नहीं रहेगा, 3 रहेगा। आप 3 में इन्हीं में से दे देंगे। हरियोध हो जाएंगे आपके, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, राय देवी हो गई, मान लीजिए रामचरित हो गया, गया प्रसाद शुक्ल हो गया, नाथूराम शंकर, कोई दे देंगे 4 उसमें से बच्चों। अब देखिए राय देवी को हमने पढ़ लिया। अब देखिए रामचरित उपाध्याय को देख लेते हैं। राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह, रामचरित्र, चिंतामणि, चिंतामणि उपन्यास का संग्रह उन्होंने भी लिखा बच्चों, रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचरित उपाध्याय ने भी चिंतामणि लिखा है। सूक्त मुक्तावली। अब देखिए बच्चों गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को देख लीजिए। कृषक क्रंदन, क्या कृषक क्रंदन, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इंपॉर्टेंट है कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल का है। प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी। नाथूराम शर्मा शंकर को देखिए बच्चों। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा और रहस्य और शंकर सरवस। देखिए बच्चों ये बहुत सारा है और बहुत कठिन भी हो जाते हैं, क्योंकि ये याद करना है, फैक्ट है, इसको याद करके ही रखना पड़ेगा। तो हम इसको सरल बनाने के लिए बच्चों पूरा प्रयास करेंगे कि जितना मैक्सिमम आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो उसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको अवश्य याद कराएंगे, और आपको याद भी होगा गारंटी के साथ। अब आइए बच्चों हम छाया युग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हुए चलेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, भारतीय युग को पढ़ा, उसके बाद द्विवेदी युग आता है उसको पढ़ा, फिर आया है छायावाद युग बच्चों, तो इसको पढ़ेंगे। छायावाद युग को ही बच्चों शुक्ल युग कहते हैं, क्या याद रखिएगा, शुक्ल युग कहते हैं छायावाद युग को। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा छायावादोत्तर युग, ये देखिए, तो इसको शुक्लोत्तर युग कहेंगे। और इसके बाद आ जाएगा बच्चों प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे निरंतर पढ़ते रहें, निरंतरता बनी रहेगी बच्चों, तो कब चीजें समाप्त होंगी और बहुत सारी चीजें संज्ञान में आ जाएंगी, ज्ञान का विस्तार होगा, गद्य साहित्य पद्य साहित्य को लेके ये पता भी नहीं चलेगा। बस यह निरंतरता आप बनाए रखिए, निरंतर वीडियो को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। और जाते जाते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने ये वीडियो बच्चों लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में आपको लगता है कि ये आपको फायदा है, आप इससे आप इम्पोर्टेंट चीजें आपको पता चल रही हैं, तो आप अन्य अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको पहुंचाएं, शेयर करें बच्चों। जय हिंद।